नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत में कोई भी मुद्दा अपने आप बड़ा नहीं बनता, इसे बड़ा बनाने के लिए धारदार रणनीति और कुशल नेतृत्व की जरूरत होती है। इन दिनों देश और प्रदेश की सियासत में अगर कोई सबसे बड़ी लकीर है तो वो धर्म की है, जिस पर लगभग हर सियासी दल चलना चाहते हैं। ये वो लकीर है जिसे भाजपा ने चुनाव दर चुनाव इतना बड़ा बना दिया कि विरोधियों को इस रास्ते पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज स्थिति यह है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने एजेंडे में मंदिर और पूजा पाठ को शामिल करना नहीं भूलता। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नैमिष धाम में पूजा पाठ करते नजर आए थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ने की बात कही और सोमवार को मध्य प्रदेश से प्रियंका गांधी भी ऐसी तस्वीर सामने लेकर आई जो कांग्रेस की सियासत का हिंदुत्व वाला अध्याय बताती है। मध्य प्रदेश में करीब 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इसके लिए कल प्रियंका गांधी ने जबलपुर से अपने विजय संकल्प की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने बाकायदा गौरी घाट में नर्मदा पूजा की, जिसमें 101 ब्राह्मण शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस की तैयारी मायावती को चुभ गई। आज उन्होंने लंबे समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के साथ साथ भाजपा पर निशाना साधा। एक तरफ उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों की स्थिति पर चिंता जाहिर की। पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा कि पिछले कुछ समय से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदुत्ववादी और हिंदू भक्त है। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि दोनों अन्य सभी धर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं। यह संविधान के खिलाफ है। यानी मायावती एक तरफ हिंदुत्व वाली सियासत पर चुभने वाला हमला कर रही थी, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश भी कर रही थी। उनके इस बयान पर आज दिन भर सियासत गरमाई रही। मायावती के इस बयान के क्या मायने हैं, इसे आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की, इसे भी बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। मायावती का पहला फोकस उन राज्यों पर है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मामले पर थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने यह संदेश भी दिया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की रणनीति क्या रहने वाली है। माना जा रहा है कि बसपा एक बार फिर दलित और मुस्लिम वोट की पटरी पर लौटने की कवायद में है, जिसका इशारा आज मायावती ने खुले मंच से कर दिया है। चुनावी लड़ाई का मंदिर अध्याय। भगवान के दर से वोट की कामना। अखिलेश का नैमिष प्रणाम, प्रियंका की नर्मदा आरती। हवन की राजनीति पर बसपा का हल्ला बोल। भाजपा और कांग्रेस को मायावती का धर्म संदेश। खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और हम एक विचार के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में के माध्यम से हम यहाँ देश में प्रदेश में सरकारों का संचालन कर रहे हैं। तो हमारी आस्था, परंपरा, संस्कृति के आधार पर हमारी सरकार चले, यह संकल्प हमारा।
पूजा पाठ पर निगाहें, मुस्लिम वोटर पर निशाना। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। उनको मिलना चाहिए उन अल्पसंख्यक 18.5 लाख लाभार्थियों से जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के कारण आवास मिले हैं, 90 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है, जिनको शौचालय मिले हैं, जिन बहनों को उज्ज्वला गैस का लाभ मिला है। 24 की लड़ाई का अल्पसंख्यक संदेश। हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए। जिस दल का कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं था 2014 में, उसके 10 लोग जीत गए, हम 5 के 5 रहे। तो जो अनुभव है, जिस तरह से गठबंधन तोड़ा बसपा सुप्रीमो ने, उसका कोई औचित्य नहीं था। बसपा सुप्रीमो का हर एक फैसला, हर एक बयान बीजेपी को लाभ देने वाला है, प्रतिपक्ष की ताकत बढ़ाने वाला नहीं। बसपा के हाथी की दलित मुस्लिम सवारी। अखिलेश पर फिर मायावती पड़ेंगी भारी। बात तो चुभेगी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पास अब खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। यही वजह है कि वो अपनी सियासत को फिर से उस दिशा में ले जाना चाहती है जहां से उन्हें कामयाबी मिला करती थी, क्योंकि आज मायावती ने जो भी बातें कही उसे इस दौर में कहने के लिए काफी हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये सियासत का ऐसा दौर है जब कोई भी राजनीतिक दल खुद पर मुस्लिम हितैषी होने का ठप्पा नहीं लगाना चाहता। अखिलेश यादव अगर नैमिष धाम में गए तो उनकी एक कोशिश समाजवादी पार्टी पर से मुस्लिम वाला ठप्पा हटाने की भी थी। ऐसे में मायावती का खुलकर इस पर इस तरह से कहना, यानी इस पिच पर उतरना और धर्म के मुद्दे पर सियासी टक्कर लेना अहम हो जाता है। जिस दौर में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, उस दौर में मायावती मुस्लिम मोर्चे पर डटकर खड़ी हो गई। जिस दौर में नेताओं का माथे पर तिलक लगाना, लाल चुनरी ओढ़ना, हवन पूजन करना आम हो चुका है, उस दौर में भी मायावती हिंदुत्व और हिंदू भक्त होने पर चुभने वाला हमला कर रही हैं। साथ ही ये भी नसीहत दे रही हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि बाकी धर्म के लोगों का भी देश है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। और हमारा कोई छुपा एजेंडा नहीं है जी, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारी सरकारों ने, हमने जो जो बातें अपने संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में कही हैं, वो सब हम पूरा कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सारे अपने एजेंडे को पूरा करने का काम किया है और हम उसी विषय को आधार पर अपने देश की व्यवस्था का संचालन करने का संकल्प के साथ हम लोग सत्ता में आए। दरअसल मायावती का पूरा फोकस मुस्लिम वोट के लिहाज से देखा जा रहा है। जिस वोटर ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, एक बार फिर मायावती उस वोटर के पास लौटना चाहती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को आगे करके ब्राह्मण पॉलिटिक्स का दांव भी चला, जो फेल साबित हुआ। अब मायावती अपने बयानों के जरिए बताना चाहती हैं कि मुस्लिम वोटर के सहारे ही वो सपा का खेल खराब करने वाली हैं। हालांकि उनका हमला इस बार सिर्फ भाजपा और कांग्रेस पर था, लेकिन निशाने पर कहीं ना कहीं सपा भी थी। इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा।
आज भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के साथ धर्म, जात, मजहब से दूर होकर के केवल सबका विकास और सबका साथ की राजनीति कर रही है, सबके विश्वास से राजनीति कर रही है और इसमें सबका प्रयास शामिल है। बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के उनको भी इसी तरह की अपनी सोच बनानी चाहिए और लगातार तुष्टीकरण की और समाज को बांटने की जो राजनीति कर रही हैं वो चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को लेकर ही सबसे बड़ी तकरार है। सपा जहां इस वोट को अपना मानकर चलती है तो ओवैसी से लेकर मायावती तक वक्त वक्त पर उसकी टेंशन बढ़ाते रहते हैं और मायावती ने इस बार फिर साफ कर दिया कि मुस्लिम वोट उनकी प्राथमिकता में है। पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और अगर हिंदू की बात, तुम आज से 10 साल 9 साल पहले कोई नेता अपने को हिंदू कहने में शर्म आती थी और आज आप देखिए छद्म हिंदू लगातार कोई माला पहन के, कोई जनेऊ पहन के चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। और हिंदुत्व का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग, और हम लोग सभी धर्म को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई पारसी, सभी को साथ लेके चलते हैं। मायावती के ये बयान उन्हें मुस्लिमों के करीब तो ले जाते हैं, लेकिन मुसलमान उनके कितने करीब आएंगे, इस पर सवाल है। विधानसभा चुनाव हो, आजमगढ़ लोकसभा सीट का उपचुनाव हो या फिर नगर निकाय का चुनाव, मायावती ने हर बार मुस्लिम दांव ही चला। नगर निगम की 17 सीटों में से 11 पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, लेकिन बसपा को कामयाबी कहीं नहीं मिली। मायावती धीरे धीरे अब ऐसा रास्ता तैयार कर रही है जो आने वाले समय में सपा को चुभने वाले नतीजे दे। उधर सपा बसपा की इस तैयारी को फिर एक बार भाजपा की बी टीम का प्लान बताकर हमला कर रही है। जिस दल का कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं था 2014 में, उसके 10 लोग जीत गए, हम 5 के 5 रहे। तो जो अनुभव है, जिस तरह से गठबंधन तोड़ा बसपा सुप्रीमो ने, उसका कोई औचित्य नहीं था। अगर किसी के पास कोई लॉजिक है, आधार है, तो बात समझ में आती है। जहाँ किसी के समझ में आधार ही नहीं समझ में आता हो, लॉजिक समझ में नहीं आता हो, कोई गुणदोष के आधार पर फैसला करने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या लगता है कि सर ये भी वजह है कि ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी की बी टीम हो गई है बीएस? मैं नहीं जानता क्या हो गई है, लेकिन बसपा सुप्रीमो का हर एक फैसला, हर एक बयान बीजेपी को लाभ देने वाला है, प्रतिपक्ष की ताकत बढ़ाने वाला नहीं है। मुस्लिम वोटर कई सीटों पर ऐसी दखल रखते हैं जो किसी भी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में जहां अखिलेश और प्रियंका सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर हैं, तो मायावती इसके ठीक उलट मुस्लिम वोटों को रिझाने में तेजी से जुट गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मायावती ने आज एक और अहम मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे को लेकर भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला। बसपा ने तय किया कि यूपी और उत्तराखंड में जो मजार तोड़े जा रहे हैं उनका विरोध किया जाएगा। बसपा का यह संदेश भी सीधा मुस्लिम वोटर से जुड़ता है, जिसकी नाव पर सवार होकर लोकसभा चुनाव का कठिन रास्ता पार करना चाहती हैं। मायावती का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद को लेकर तूफान खड़ा हो रहा है। पहले अवैध मजारों पर धामी सरकार का एक्शन। अब कथित लव जिहाद के मामले में महापंचायत ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये दोनों ही मामले वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड के हैं, जिनकी धुरी पर यूपी की सियासत सरगर्म है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का जिक्र कर भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला है। देश में लव जिहाद व जबरन धर्म परिवर्तन आदि कराने को भी लेकर तथा इनकी आड़ में जो अब देश में धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। जनता, देश की जनता इनसे जरूर सावधान रहे। यानी कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के छिड़े धर्म युद्ध के बहाने मायावती की कोशिश भाजपा को घेरने की है। साथ ही कोशिश मुस्लिम समाज को ये संदेश देने की है कि उनका हित सिर्फ बसपा चाहती है, न कि सपा या फिर विपक्ष का कोई दूसरा दल। मायावती की रणनीति क्या है, उनके इस बयान से समझिए।
खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में, जहां वर्षों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मज़ारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मज़ारें सरकारी ज़मीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मज़ारें सरकारी ज़मीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। मतलब मुद्दा भले ही मजार का है, लेकिन अवैध रूप से बनी मजारों को हटाने के लिए हुई कार्रवाई को आधार बनाकर मायावती ने यूपी और उत्तराखंड में मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी बढ़ा दी है। मायावती ने मजारों पर हुई कार्रवाई को सीधे तौर पर राजनीतिक स्वार्थ से जोड़ दिया है। वर्षों से मज़ारें बनी हुई हैं और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज़्यादा नज़र आती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के उनको भी इसी तरह की अपनी सोच बनानी चाहिए और लगातार तुष्टीकरण की और समाज को बांटने की जो राजनीति कर रही हैं वो चलने वाली नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि वो इस तरह की बातें केवल एक धर्म को, एक जाति के लोगों को खुश करने के लिए करती हैं और वो लोग ये जान चुके हैं ये उनके ढकोसले हैं, इससे कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद, गाजियाबाद से महाराष्ट्र तक ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का मुद्दा सुर्खियों में है। इसे लेकर अब सियासत की रफ्तार और आकार दोनों बढ़ रही है। लव जिहाद और मजारों पर कार्रवाई को लेकर मायावती ने चुभने वाला हमला बोला तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी मोर्चा खोल दिया। देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, बहरहाल कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच उत्तराखंड में कथित लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। हिंदू संगठनों ने 15 जून को उत्तरकाशी के फुरोला में महापंचायत बुलाई है, जबकि मुस्लिम संगठन 18 जून को देहरादून में महापंचायत करने जा रहे हैं। हिंदू संगठनों की पंचायत के जवाब में मुस्लिम संगठनों की पंचायत पर देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कामसी का कहना है कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज लव जिहाद या फिर किसी भी ऐसी गतिविधि के समर्थन में नहीं जो कि गैर कानूनी है। कि हम आवाम को समझाना चाहते हैं कि वो बात जो कानूनन जुर्म है और समाज के तहत सबसे बुरी बात है, समझे, और माशरे में रहने के काबिल, जीने के काबिल नहीं है, क्योंकि मज़हब इस्लाम नेचुरली मज़हब है। हम नहीं चाहते कि मेरी माँ बहन को कोई तके, तो इस्लाम ये चाहता है जब तुम नहीं चाहते तो जब तुम किसी की नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते तो दूसरा क्यों तकेगा। समझने वाली बात यह है कि हिंदू या फिर मुस्लिम संगठनों की महापंचायतों के लिए पुलिस प्रशासन से कोई परमिशन नहीं ली गई है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। हमारा भी यही काम है कि पुलिस व्यवस्था बनी रहे, लेकिन लोग व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ हमारे जो है पहले तो पीस कमेटी की बैठक ली गई, सीओ और एसडीएम स्तर से भी वहाँ गोष्ठी हो गई है। तो कोई इस तरह का मतलब तनाव वाला नहीं है। फिर भी पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च की गई, वहाँ पुलिस की नियुक्ति कर दी ताकि कोई भी चीज़ें रिपीट ना हो, किसी तरह से मारपीट या तोड़फोड़ की घटनाएं न हो। फिलहाल उत्तराखंड में लव जिहाद के मुद्दे पर टकराव की स्थिति बन गई है, जिस पर सियासत नई दिशा में चल निकली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात समाजवादी पार्टी की, जो लोकसभा चुनाव के लिए हर मुमकिन तैयारी में जुटी है। आज अखिलेश यादव की अगुवाई में एक बार फिर पार्टी मुख्यालय पर बैठक हुई। इस बैठक में उन पदाधिकारियों को बुलाया गया था जो वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखते हैं। इसके अलावा
समाजवादी पार्टी अपने अगले प्रशिक्षण शिविर की तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि 24 जून को हरदोई में अगला प्रशिक्षण शिविर लगेगा, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। पहले लखीमपुर, फिर सीतापुर और अब हरदोई से हुंकार भरने की तैयारी है। चर्चा है कि 24 जून से सपा का अगला प्रशिक्षण शिविर हरदोई में लगने वाला है। इसे लेकर पार्टी नेताओं का मंथन जारी है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर पार्टी दफ्तर पर मीटिंग बुलाई। मंगलवार को जब पार्टी दफ्तर पर बैठक हुई तो खास तौर पर उन पदाधिकारियों को बुलाया गया जो वोटर लिस्ट के नाम की जांच करते हैं, क्योंकि हर चुनाव के बाद पार्टी की यही शिकायत होती है कि उन्हें वोट देने वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। अब 1 साल पहले ही सपा इस समस्या का समाधान कर लेना चाहती है। जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में जो कुछ जानबूझ करके चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारी षड्यंत्र करते हैं, समाजवादी समर्थकों को वोट काट देते हैं, मतदान से वंचित कर देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इन्हीं बातों के सतर्कता के लिए हमने हर जिले से लोग बुलाए हैं। वो लोग मतदाता सूची को चेक करें, छूटे हुए नामों को जोड़ें और जो षड्यंत्र के तहत काटे जा रहे हैं उस पर अलर्टनेस रहे। यानी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए अब सपा लोकसभा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती। खासतौर से वोटर लिस्ट को लेकर सपा बेहद संजीदा है। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में लगे पदाधिकारी पहुंचे तो उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई और बताया गया कि वोटर लिस्ट के गड़बड़ियों को कैसे ठीक करना है और नए वोटर के नाम कैसे जुड़वाने हैं। फोकस समाजवादी पार्टी का भी इस बार बूथ पर है। किस तरीके से बूथ को मजबूत किया जाए, यही समाजवादी पार्टी की रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। फिर अगर आज की बात करें तो आज समाजवादी पार्टी ने जो उनके सभी जो जिले हैं, उनके जो संगठनात्मक 90 से ज़्यादा जो जिले हैं, वहाँ से जो पुनरीक्षण प्रभारी बनाए, यानी वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ हैं उनको लेकर हर एक जिले में समाजवादी पार्टी ने पुनरीक्षण के काम के लिए प्रभारी बनाया है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव में भाजपा से आगे बढ़ना चाहती है। अखिलेश यादव की तैयारी बताती है कि वो कितनी शिद्दत के साथ चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन भाजपा के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसे सपा की तैयारी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, तो सभी दल अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे कार्यक्रम चलता रहता है, समाजवादी पार्टी के लखनऊ में कार्यक्रम चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीति और योजना आम जन तक पहुंचना और आम जन तक लोगों के जुड़ाव करना, ये सब पार्टी का निरंतर प्रक्रिया है और हम इसमें निरंतर सक्रिय रहते हैं। 10 लगड़े इकट्ठे हो जाएं और एक किसी ओलंपियन धावक की बराबरी कर सकें, ऐसा हो नहीं सकता। वो रेस नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता इस समय ओलंपियन है, ओलंपिक धावक है, विजेता है, इसलिए ये सब इकट्ठे हो जाए तो भी वो उसको जीत नहीं पाएंगे। चुनाव हार रहे हैं उससे पहले से ही वो ये मन बना लेते हैं। लेकिन प्रशिक्षण पर जरूर मैं कहना चाहता हूँ, प्रशिक्षण किस बात का देते होंगे? ज़मीन कैसे कब्जा करोगे, किसी से चौथ वसूली कैसे करोगे, अपहरण का उद्योग कैसे चलाता समाजवादी शासन में, तो उनका तो प्रशिक्षण ये है। वो क्या प्रशिक्षण करेंगे? और मेरा मानना है कि आप भी अगर उनके प्रशिक्षण में जाइए, ये खुद ही इनका तो प्रशिक्षण दूसरी दिशा में है, तो ये प्रशिक्षण क्या करेंगे? अखिलेश यादव ने जब से 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा किया है, तभी से भाजपा नेता उन पर चुभने वाले हमले कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चुभने वाला वार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। अखिलेश जी तो 2014 से कह रहे हैं, 2014 में कहे हम 60 से 70 सीटें जीतेंगे, 4 पर सिमट गए। 2017 में उन्होंने कहा 300 पार करेंगे, 47 में सिमट गए। 2019 में सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का स्वप्न देख रहे थे, वो स्वप्न चकनाचूर कर दिया जनता जनार्दन ने। और 2022 में 400 जीत रहे थे और आज कहां पर खड़े हैं? सबकी अपनी अपनी तैयारी है। कोई जमीन पर लगातार मेहनत कर रहा है तो कोई अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, ये लड़ाई और रोमांचक होती जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
यूपी में भाजपा का लक्ष्य सभी 80 सीट जीतने का है। ऐसे में भाजपा किसी भी स्तर पर कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा 30 जून को महासंपर्क अभियान खत्म होने के बाद नया अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका फोकस उन सीटों पर होगा जहां भाजपा के सांसद हैं। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले भाजपा जीती हुई 66 लोकसभा सीटों पर कमजोर बूथों को मजबूत कर लेना चाहती है। वहीं सपा ने भी यूपी की सभी 80 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। चुनाव 24 में है, लेकिन तैयारी अभी से तेज है। भाजपा ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट सेट किया है और इसके लिए तैयारी कितनी धारदार है, इसे पार्टी के कार्यक्रमों से ही समझा जा सकता है। भाजपा अभी उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान चला रही है, लेकिन जैसे ही 30 जून को महासंपर्क अभियान खत्म होगा, पार्टी जुलाई के महीने से एक नए अभियान का आगाज कर देगी। जुलाई से जो अभियान शुरू होगा, उसका लक्ष्य उन 66 सीटों को मजबूत करना होगा जिस पर अभी पार्टी का कब्जा है। तो हम लोग जो है प्रतिवर्ष अपना जब 1 साल सरकार का पूरा होता है तो जनता के बीच में हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते ही हैं। और मोदी जी का ये 9 साल का कार्यकाल है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे, उनके 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और महासंपर्क अभियान को लेकर के हर व्यक्ति से मिलना, हर व्यक्ति तक भाजपा पहुँचे, हर व्यक्ति तक हमारे जो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की नीतियां रही हैं वो पहुँचे, ये प्रयास हमारा है। दरअसल 2024 के लिए भाजपा ने अलग अलग रणनीति तैयार की है। यूपी की 80 सीटों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 14 सीटें जो भाजपा के लिए कमजोर हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन की सीटों पर केंद्रीय मंत्री अभी से ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। इन सीटों पर जेपी नड्डा और अमित शाह की रैली होनी है। बाकी की 66 सीटों पर भी पार्टी का पूरा फोकस है। इन 66 सीटों के लिए बहुत जल्द पार्टी के तरफ से प्रभारी और मंडल संयोजक की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा इन सीटों पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ साथ केंद्र सरकार के मंत्री भी दौरा करेंगे। इन सीटों पर मंत्रियों का प्रवास भी होगा, जिससे लोकसभा चुनाव तक मजबूती बढ़ाई जा सके। 66 सीटों का अभियान महासंपर्क अभियान के खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। यानी एक तरफ तो वो 14 सीटें जो हारी हुई हैं और उसके बाद एक नया अभियान आएगा जो 66 सीटों पर होगा। बीजेपी ने 2024 के लिए मिशन 80 का जो लक्ष्य रखा है, उसमें वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर एक रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। वहीं चर्चा ये भी है कि जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकते हैं और उस फेरबदल में उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को मौका मिल सकता है, खासतौर से दलित समाज से। यानी दलित समाज में भी जाटव समाज से आने वाले सांसद को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल भाजपा ने पहले हारी हुई लोकसभा सीटों पर केंद्र सरकार के मंत्रियों और राज्यसभा सांसदों को प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी थी। वो लगातार इन सीटों पर जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे थे। लेकिन अब जब 2024 के चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो उन 66 सीटों पर भी फोकस शुरू हो गया है, जिन पर पहले से ही कमल खिल चुका है। यानी पार्टी किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती। इसकी वजह 2019 का चुनाव है, जहां पार्टी ने 12 ऐसी सीटों को खो दिया था, जहां 2014 के चुनाव में उसे जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा बिल्कुल एक्टिव मोड में रहती है और अभियान लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निकाय का चुनाव हुआ तो हम महासंपर्क अभियान में आए, फिर अगला प्रशिक्षण में जाएंगे। उसके बाद लगातार संपर्क अभी 21 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक घर घर संपर्क करने का काम है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लिए 66 सीटों पर जीत अभी से ही पक्की है, क्योंकि इसमें कई ऐसी सीटें भी थीं जहां जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में पार्टी की पहली कोशिश जीत के अंतर को भी बढ़ाने की होगी। उस पर सपा धीरे धीरे भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में जुटी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है वो ये है कि सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा देंगे तो किसी भी कीमत पर दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। तो हमारी कोशिश ये है कि और जनता के मिजाज को देख कर हम कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। एक एक सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। आने वाले दिनों में भाजपा संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक में बड़े बदलाव दिख सकते हैं।
जातीय समीकरण से लेकर हर चीज को साधना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जो इतिहास रचने के लिए लड़ी जाए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शहरी निकाय चुनाव के बाद सियासत गांव के रास्ते पर चल निकली है। पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी जीत के खतौली फॉर्मूले पर तेजी से बढ़ रहे हैं। जयंत चौधरी 19 मई से अब तक बीते 25 दिनों में गांव-गांव छोटी-छोटी सभाओं के जरिए माहौल बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश जगा रहे हैं, जिस पर पश्चिमी यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दो 2024 के चुनाव में करिश्मा करने के लिए जयंत चौधरी गांव वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। जयंत का पूरा फोकस इन दिनों पश्चिमी यूपी के ऐसे गांवों पर है जहां रालोद के पुराने वोटर बसे हैं। वो गांव-गांव जाकर अपनी पुरानी ताकत को फिर से जिंदा करने में जुटे हैं। दरअसल जयंत चौधरी समरसता अभियान चला रहे हैं। वो अब तक पश्चिमी यूपी के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। 2024 चुनाव तक जयंत चौधरी का लक्ष्य 1,500 गाँव तक पहुँचने का है। अब तक वो 140 से ज्यादा गाँव में समरसता अभियान चला चुके हैं। इस अभियान के सहारे वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं। खास बात यह है कि जयंत के इस अभियान में उनका कोई दूसरा सियासी साथी नहीं है। हम जहां खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं, और कोई कारण होंगे कि हम विरोध की भाषा बोलते आए। ठीक है, हमारे जज्बे में रहा है, क्षेत्र में तो हमेशा मजा आता है लोगों को। धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता। लेकिन हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियां है। इस सरकार ने किसान के अन्नदाता के साथ घोर अन्याय किया और इस सरकार झगड़े को बढ़ावा देती है। यानी जयंत चौधरी जिस पश्चिम प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं उसका एक मजबूत हथियार उनका समरसता अभियान है। गांव की गलियों और चौपालों से वो सीधे तौर पर 24 के चुनाव को साधना चाहते हैं। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अभी से ही उन सीटों का भी चुनाव कर लिया है जहां से वो अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। जयंत उन जगहों पर जा रहे हैं जहां न तो कभी अजीत चौधरी पहुंचे और न ही कभी चौधरी चरण सिंह, यानी बदलाव की कहानी नई है। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने संकल्प लिया है कि किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार युवाओं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उन तक सीधा संवाद करें, उनकी समस्याओं को जानें और उन समस्याओं को मुखरता से सरकार के खिलाफ खड़े होकर उनकी समस्याओं पे निराकरण कराएं। और निश्चित ही आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उन गांवों को अपनाया है जहां पे चौधरी अजीत सिंह जी भी नहीं जा पाए और चौधरी चरण सिंह जी भी जिन लोगों को सीधा संवाद नहीं कर पाए, उन लोगों को सीधा संवाद उन लोगों से जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। बात हर वर्ग की हो रही है, लेकिन खास फोकस मुस्लिमों पर है। जाट और मुस्लिम समीकरण मजबूत करने पर है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगर जयंत सपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो मुस्लिमों को साथ जोड़कर रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, और यही वजह है कि उन्होंने अपने कार्यक्रमों को समरसता का नाम दिया है। निश्चित रूप से दुखती रग पे हाथ रख दिया उसने बीजेपी के। जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर है या जहाँ जहाँ बीजेपी ताकतवर है, वहाँ वहाँ जयंत चौधरी जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए। अगर इनका जनाधार नहीं होगा, इनके साथ नहीं होंगे, तो कौन समझौता इनसे करेगा। निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत बीजेपी थी। विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें और कमज़ोर हुई। अब लोकसभा का चुनाव होगा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश अपने आप में मायना रखता है। निकाय चुनाव में रालोद और सपा के बीच जो खटास थी वो सबने देखी। चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों दलों के नेताओं के दिलों में खटास बरकरार है, और एक तरफ इस खटास को 24 से पहले दूर करने का दांव चला जा रहा है, तो दूसरे विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं कि रालोद सपा के साथ खड़ी रहेगी या कांग्रेस के साथ जाएगी, क्योंकि पार्टी इन दिनों दोनों नावों पर सवार है। जयंत चौधरी का ये समरसता अभियान 140 गांवों का सफर तय करके 1500 गांवों के मिशन पर निकल पड़ा है। जयंत चौधरी इस अभियान के सहारे ये संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी के इन गांवों से दिल्ली पर पैनी नजर रखी जाएगी और यहां से निकली बात दूर तलक जाएगी। हालांकि जयंत चौधरी का ये प्लान सपा और आरएलडी को कितनी मजबूती प्रदान करेगा और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा।
लेकिन इतना ज़रूर है कि जयंत चौधरी को इस समरसता अभियान के सहारे पश्चिमी यूपी में बड़े बदलाव की उम्मीदें ज़रूर है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी को समरसता अभियान के तहत 1,500 गांवों तक पहुंचना है। इसका असर जमीन पर कुछ न कुछ तो जरूर होगा, लेकिन क्या इतना हो पाएगा कि वो लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी दे पाएं? भाजपा की तरफ से जयंत के समरसता वाले दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरएलडी की जो पार्टी है वो माननीय चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है और उनके सिद्धांतों पर जो जयंत चौधरी जी को काम करना चाहिए था, उनकी रीति नीति को पर काम पर करना चाहिए था, उस पर जयंत चौधरी जी ने कोई काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय चौधरी चरण सिंह जी की बनाए गए सिद्धांतों पर काम करते हैं और उनकी रीति नीति पर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो जयंत जी को उन्हीं की रीति नीतियों को और सिद्धांतों पर काम चलने की मैं सलाह दूंगा और मुझे आशा है कि मेरी सलाह वो मानेंगे भी। जयंत चौधरी सबसे बड़े मिशन पर जुटे हैं और अगर उनका ये मिशन पूरा हो गया तो न सिर्फ उनकी पार्टी को संजीवनी मिलेगी, बल्कि पश्चिमी यूपी में जयंत का नाम और बड़ा हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आने वाले लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के सुर खड़े होंगे। अब तक ये सवाल बना हुआ है। हालांकि भाजपा के आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद ऐसे संकेत जरूर मिले कि भाजपा और भाजपा के बीच गठबंधन हो सकता है। इस बीच जो तस्वीर सामने आई उससे ये बात कहीं और पुख्ता हो गई है कि भाजपा और सुभासपा के बीच गठजोड़ बन सकता है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बेटे की शादी के रिसेप्शन के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनके घर पहुंचे, जिसे सुभासपा की भाजपा से बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे तो ये तस्वीरें ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी के रिसेप्शन की हैं। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, खेल मंत्री गिरीश यादव, सपा नेता राम गोविंद चौधरी और जयंत चौधरी समेत कई बड़े नेता पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राजभर के घर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी की है। ओम प्रकाश राजभर के घर पर हुए कार्यक्रम में भूपेंद्र चौधरी के पहुंचने पर भाजपा और सुभासपा के बीच गठजोड़ की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच सुभासपा से गठजोड़ की अटकलों को भूपेंद्र चौधरी ने ये कहते हुए रफ्तार दे दी है कि जो हमारे विचारों से सहमत है, हम उन सबको साथ लेकर चलने को तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ रहे, हमारे सरकार में भी मंत्री हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ चुनाव भी लड़े, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है हमारी पार्टी का, जो हमारे विचार से सहमत है और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। यानी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भले ही साफ लफ्जों में सुभासपा से गठबंधन की कवायद की बात न कह रहे हों, लेकिन उन्हें गठबंधन की संभावनाओं से इनकार भी नहीं है। दूसरा, भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी सुभासपा से गठबंधन की स्थिति में पूर्वांचल की सियासी पिच पर फायदा होने का जिक्र था। सर्वे में साफ तौर पर कहा गया था, अगर सुभासपा से गठबंधन हुआ तो भाजपा को 5 से 6 सीटों का फायदा हो सकता है। सुभासपा से गठबंधन पर गाजीपुर और जौनपुर में फायदा मुमकिन है। लालगंज, श्रावस्ती और आजमगढ़ सीट पर भी भाजपा को फायदा हो सकता है। सुभासपा का पूर्वांचल की कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। पूर्वांचल के 15 जिलों में ओपी राजभर का प्रभाव माना जाता है। भाजपा के आंतरिक सर्वे में दर्ज यही वो तथ्य हैं जिसके बाद ये भी खबर आई कि भाजपा की ओर से सुभासपा के साथ गठबंधन को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि बाद में सुभासपा की ओर से एक सर्वे जारी किया गया जिसमें यूपी की 30 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक दी गई। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जुलाई 2022 में सपा से गठबंधन टूटने के बाद से ही राजभर कमोबेश भाजपा के करीब ही नजर आए हैं। राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर विधान परिषद चुनाव, ओपी राजभर भाजपा के पाले में ही खड़े रहे हैं। ऐसे में राजभर के घर पर भूपेंद्र चौधरी के पहुंचने से यही माना जा रहा है कि देर सवेर ही सही पर भाजपा और सुभासपा के बीच गठजोड़ हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में अभी भले ही वक्त है, लेकिन हर एक मंच से 2024 का शोर सुनाई दे रहा है। विपक्ष के दल एकजुटता के जरिए भाजपा को विजय रथ रोकने की तैयारी कर रहे हैं, तो भाजपा ने भी विपक्ष पर हमला तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर चुभने वाला हमला किया। मौका 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का था। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष के शासन वाले राज्यों में नौकरी के लिए रेड कार्ड और भाजपा शासित राज्यों में
युवाओं के भविष्य को सेफगार्ड का नारा दिया। पीएम मोदी के इस नारे से सियासी तपिश बढ़ी। कोशिश और लक्ष्य, जिद और जोश, उद्यम और उत्साह। ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेड कार्ड बनाते हैं। देश के नौजवानों का भविष्य रेड कार्ड के भरोसे चलेगा कि सेफ गार्ड व्यवस्था के अंदर सुरक्षित तरीके से पनपे। मौका सरकारी विभागों के अलग अलग पदों पर चयनित 70,000 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र देने का है। लेकिन इस मौके पर पीएम मोदी ने गैर भाजपा शासित राज्यों में नियुक्ति प्रक्रिया और भ्रष्टाचार को लेकर जो संदेश दिया वो विपक्ष को चुभने वाला है। एक राज्य में कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है। और बात सपा विधायक इरफान सोलंकी पर नई मुसीबत की। रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामले में कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी को गिरफ्तार किया है, जबकि कानपुर हिंसा केस में आरोपी हाजी वसी से रिश्तों को लेकर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ये जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार पर कानूनी कार्रवाई की सबसे नई तस्वीर है। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी को गिरफ्तार किया है। इश्तियाक सोलंकी को जमीन पर कब्जा और रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इश्तियाक सोलंकी पर नवंबर 2022 में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को भी आरोपी बनाया गया है। देखिए, ये मुकदमा अलग है। ये मुकदमा 152/2022 है जो जाजमऊ थाने में है। ये ज़मीन पर कब्जा करने का मामला है और साथ में 327 के अलावा 323, 504, 506 और कई अन्य भी धाराएं हैं इसमें। इसकी विवेचना पिछले कुछ महीनों से प्रचलन में थी और सभी संबंधित जो एविडेंसेस हैं, जो गवाह हैं, उनको एग्जामिन करके एविडेंसेस को कलेक्ट करके आज उसके एक आरोपी इश्तियाक सोलंकी को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इश्तियाक सोलंकी की गिरफ्तारी सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि इरफान सोलंकी पर दर्ज मामलों में इश्तियाक सोलंकी ही कानूनी पैरवी कर रहे थे। इस बीच इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर भी कानूनी कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल नसीम सोलंकी का नाम कानपुर हिंसा केस के आरोपी बिल्डर हाजी वसी से जुड़ा है, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि अगर जांच में नसीम सोलंकी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो पुलिस केस दर्ज कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नसीम सोलंकी हाजी वसी की कंपनी में निदेशक थी। इस पर सफाई दी जा रही है कि नसीम सोलंकी ने 2018 में ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कंपनी के दस्तावेज बताते हैं कि नसीम सोलंकी का इस्तीफा हिंसा के बाद प्रक्रिया में आया। आरओसी में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक नसीम सोलंकी के इस्तीफे का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से पास नहीं किया गया। इसे 4 अगस्त 2022 यानी कानपुर हिंसा के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में दाखिल किया गया। हालांकि बिल्डर हाजी वसी से संबंधों को लेकर जो सफाई सोलंकी परिवार की ओर से दी जा रही है, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। दस्तावेजों के मुताबिक नसीम सोलंकी की उपस्थिति 18-19, 19-20 और 20-21 की बोर्ड मीटिंग में रही है। इतना ही नहीं, इस्तीफे के बाद नसीम ने 14 अक्टूबर 2019 को कंपनी के लिए ऑडिटर की नियुक्ति भी की। 21-22 के आरओसी के दस्तावेजों के मुताबिक नसीम ने कंपनी में 30 नवंबर 2021 को होने वाली एजीएम में उपस्थिति दर्ज कराई। 21-22 का रिटर्न फाइल करने के दौरान कंपनी की तरफ से 29 जून 2021 और 27 सितंबर 2021 को भी बैठक हुई। इस बैठक में नसीम को निदेशक न दर्शाते हुए सिर्फ 4 निदेशकों के मीटिंग में शामिल होने की जानकारी और रिपोर्ट आरओसी में दाखिल की गई है। अब पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल में जुटी है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। कानपुर पुलिस ने
इस संपूर्ण प्रकरण पर अपनी जांच क्राइम ब्रांच को दी है। एक बार जांच में अगर तथ्य असर्टन होते हैं, अगर ये सूचनाएं सही होती हैं, तो विधिक परामर्श लेकर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। खास बात यह है कि हिंसा के आरोपी बिल्डर हाजी वसी की जिस कंपनी से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का नाम जोड़ा है, उसी कंपनी से पुलिस की गिरफ्त में आए इरफान सोलंकी के चाचा का भी नाम जोड़ा है, जबकि हाजी वसी की कंपनी के तार हिंसा की फंडिंग से भी जुड़े हैं। संकेत साफ है, अगर कानपुर में हुई हिंसा से सोलंकी परिवार के तार जुड़े तो इरफान सोलंकी और उनके परिवार की मुसीबत और बढ़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बहरहाल बात तो चुभेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।